अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। आवाज क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। हाँ जी, हो गया क्विज? हाँ जी बेटा, क्लास तो जवाब दो, क्विज हो गया कंप्लीट? यस मैम। ठीक हो गया? मैंने आप लोगों को बहुत इनफ टाइम दिया था, बहुत ज्यादा टाइम था, और बहुत छोटी छोटी स्टेटमेंट्स थी जो अगर 2-2 सेकंड्स में भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बहुत एक 50-55 सेकंड्स मैंने दिए थे बल्कि एक एमसीक्यू के लिए, तो डेट वाज मोर देन इनफ। तो अब किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। बहुत छोटी स्टेटमेंट्स थी, इजी इजी सा था, बिल्कुल मेन मेन टॉपिक, मेन ही मैंने पूछा हुआ था। ठीक है, तो सबका ठीक हो गया? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? एक बच्ची थी बिस्मा, वो मैंने जो थी वो उसका पोर्टल ब्लॉक था। मैंने ऑप्शन दिया था कि जिसका पोर्टल ब्लॉक है या कुछ भी है, या तो वो यूनिवर्सिटी आ जाए। ठीक है, हार्ड कॉपी में मैं उसको ले लूंगी टेस्ट। उनका मैंने ले लिया साथ में। और बाकी जो है मेरा ख्याल है कि सबका हो गया होगा। ठीक, ठीक है, टाइम भी ठीक था सबको, और मेरा नहीं ख्याल किसी को प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, अच्छा।
अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम।
मैम मैम आपका माइक ऑफ है। अल्लाह, मैं इतनी देर से बोली जा रही हूँ, इतने ज्यादा मैंने आपको पढ़ा दिया। नहीं मैम, हमें आवाज नहीं आई। लो जी, तो बेटा आप किसी तरह मुझे कोई बता ही देता कि नहीं मैं। मैम, कब से मैंने 2-3 दफा वो मैसेज किया, लेकिन वो मैं आपको आवाज ही नहीं दी। अच्छा, मैंने देखा ही नहीं, वो माइक ऑफ हुआ था और मैं इतनी स्लाइड्स पढ़ा चुकी हूँ। अल्लाह। अच्छा खैर, दोबारा से पढ़ते हैं। मैं पता नहीं क्या तो कुछ मैम पढ़ा। एक छोटा सा क्वेश्चन था कि मैम आप क्विज कितने लेंगी? क्विज एक ही लूंगी, 10% का जो हो गया हुआ है। मैम वो ऑलमोस्ट बच्चों का मेरे ख्याल में ठीक ही हुआ, तो मेरा भी नहीं ठीक हुआ, तो दूसरे टीचर्स ने ना 2-2, 3-3 क्विज रखे हैं। वो कह रहे थे कि जो बेस्ट होगा वो बेटा ठीक आपका नहीं हुआ, क्विज। मुझे ये बताओ कि अब क्यों नहीं ठीक हुआ तुम लोगों का? एक तो टाइम तुम लोगों को इतना दिया, इतनी छोटी स्टेटमेंट थी कि वो बिल्कुल एक मैम यकीन करें, लाइन। 2 दफा तो मेरा नेट बंद हो गया था। मुझे अपना ही पता है, मुझे किसी दूसरे बच्चे का नहीं पता। तो मेरा नेट हैंग हो गया था 2 दफा, उसको और दोबारा मैम खोलने पे एक इतना दो टाइम दफा लगा है। एलएमएस भी हैंग हुआ है। मैम मैम मेरे भी मुझे टेंडेंसी ये यस झूठ नहीं मैम। बोल रहा, इसी तरह 2 दफा मेरा नेट बंद हुआ है। मैं आपको मेल करने लगा था, मैंने कहा मेल में फिर टाइम मैम वेस्ट होना मेरा है। भी नेट बंद हो गया था। जिसका मैम जिस तरह हो सकता है वो ठीक है। मैं क्या कह मैम सकती मेरा हूँ नहीं, इसके सारे ऊपर? इस बच्चों का तरह के मसले। बहुत ज्यादा बच्चों का ये मसला रहा है। तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये दूसरे टीचर ने भी 2-2, 3-3 क्विज लिया, तो आप भी मैम प्लीज इस तरह करें कि जो बेस्ट टॉपिक वो चूज कर लें आप। नहीं, मैं यस एक मैम वैसे कर लें। यस मैम। जो था मैंने, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा यस दिया, मैम प्लीज। तरह भी एमसीक्यू दिए थे। मुझे पता है, मेरे साथ बैठे होते हैं, सब बना रहे होते हैं। मैंने बहुत छोटे छोटे से आपको इस तरह के एमसीक्यू दिए थे, टाइम बहुत ज्यादा दिया था कि बड़े इजी इजी से वो थे। ठीक है, अभी लेक्चर पढ़ लो, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। अच्छा, रिस्क की जो एनाटमी थी वो मैंने अभी दोबारा से सारा कुछ पढ़ाया है। दोबारा मैं रिवाइज कर रही हूँ कि थोड़ी सी हमने रिवाइज किया था इस लेक्चर को, कि लास्ट लेक्चर में हमारी रिस्ट के ऊपर हम लोगों ने बोनी कैसे उसका यूनाइट किया था, रिस्ट कैसे बन रही थी हमारी बोनी, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स थे दैट विल मेक अ रिस्ट जॉइंट। फिर उसके बाद हमारे पास लिगामेंट्स थे दैट यूनाइट्स द बोन्स। फिर उसके बाद हमारे पास कौन कौन से लिगामेंट्स थे, वो कोलैटरल लिगामेंट्स थे, और डोर्सल, और जो हमारे पास पामर साइड के ऊपर फ्लेक्सर्स रेटिनेकुलम, और दूसरी साइड पे एक्सटेंसर रेटिनेकुलम थे। ठीक है, ये चारों हमारे पास लिगामेंट्स हैं। फिर कार्पल टनल में से हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स गुजर हैं, फ्लेक्सस टेंडन्स वो, और उसका मीडियन नर्व, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्पल टनल के जो स्ट्रक्चर्स हैं। देन डोर्सल साइड पे हमारे पास जो थे कंपार्टमेंट्स थे, 6 कंपार्टमेंट थे। उनको हमने डिवाइड किया हुआ था, 2 तो हमारे अल्नर साइड पे थे और बाकी 4 हमारे रेडियल साइड पे थे। ठीक है, तो जो थे उनके अंदर डिफरेंट टेंडेंस थे, वो हमने याद किए थे, नेम उनके याद करने थे। हर कंपार्टमेंट में 1 या 2 टेंडेंस थे। डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के वन मैं वो पूछूंगी कि 1 कंपार्टमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंपार्टमेंट में कौन कौन से मसल्स हैं, सॉरी टेंडेंस हैं। ठीक है, ये हमारे पास थी हमारी एनाटमी। फिर हमने स्नफ बॉक्स पढ़ा था, स्नफ बॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसकी बाउंड्रीज कैसे बनती हैं, उसका फ्लोर कैसे बनता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस साइड भी होता है, दैट वाज द एनाटमी। अच्छा, टुडेज टॉपिक इज अबाउट द रिस्ट पैथोलॉजीज। रिस्ट पैथोलॉजी के अंदर अब हमने जो सारे हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, इनकी पैथोलॉजीज कौन कौन सी हो सकती हैं। बोनी जो हमारे पास पैथोलॉजीज हैं वो मैंने बताया था कि फ्रैक्चर्स होते हैं ज्यादातर, तो फ्रैक्चर्स हम लोग ज्यादातर रूल आउट करते हैं ऑन द एक्सरेज। तो अगर हम कोई सॉफ्ट टिश्यू पैथोलॉजी को रूल आउट कर रहे थे ऑन द रिस्ट, तो उसके साथ हमें कोई एसोसिएटेड कोई फ्रैक्चर मिल गया है तो वो हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, फ्रैक्चर्स कैसे हमें नजर आते हैं, बोन के अंदर एक डिसकंटिन्यूटी होती है, उसके अंदर ब्लैक सी एक लाइन नजर आएगी। बेसिकली आपको पता है कि एक सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है बोन की, वाइट होती है कलर, उसका एक्रोजेनिसिटी। तो अगर उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी आती है और ब्लैक लाइन नजर आ रही है, दैट विल शो कि वहां पे हमारे पास कोई फ्रैक्चर है। ठीक है, बोनी पैथोलॉजीज में तो ये हो गया। फिर हमारे पास आती है सॉफ्ट टिश्यूज पैथोलॉजीज। अब सॉफ्ट टिश्यू पैथोलॉजी के अंदर ये 5-6 हमारे पास हैं स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 इज द गैंग्लियन सिस्ट, नंबर 2 इज द जॉइंट सेल ट्यूमर्स ऑफ द टेंडन शीट, हिमेंजियोमा या ग्लोमस ट्यूमर या नर्व ट्यूमर्स। अब बाकी तो हमारे पास जो फर्स्ट वन इज द सिस्ट दैट विल अपीयर्स एनेक्विक, और जो सेकंड है वो क्या है, वो एक सेकंड से आगे जितने हैं वो ट्यूमर्स हैं।
ठीक है, जो हमारे पास हाइपोइक्विक मैस अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, गैंग्लियन सिस्टम लास्ट टाइम भी मैं जब पढ़ा रही थी तो आपके सीनियर्स में से ही एक बच्ची के था भी। ठीक है, वो क्या होता है, रिस्ट के ऊपर हमारे एक छोटी सी स्वेलिंग होती है डॉर्सम साइड पे, बैक ऑफ द रिस्ट पे। ठीक है, एक छोटी स्वेलिंग होती है, कहती कुछ नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक होती है, पेन नहीं करती है, बट एक स्वेलिंग आपको नजर आती है, वो बिनाइन सी होती है। ठीक है, चाहो तो वो सर्जिकली रिमूव करवा सकते हैं, अदरवाइज वो कुछ कहती नहीं है। ठीक है, वो क्या है, वो गैंग्लियन सिस्ट होती है। ठीक है, और उसके अलावा बाकी जो है वो ट्यूमर्स हैं, इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। नंबर 1 इज द गैंग्लियन सिस्ट। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द गैंग्लियन सिस्ट। इट्स बहुत कॉमन है, बिनाइन है, एनेक्विक है। ठीक है, वो हमें डॉर्सम ऑफ द रिस्ट पे मिलती है। गैंग्लियंस आर द फाइब्रस लाइन सिस्ट कंटेनिंग म्यूसिन, और इसकी लोकेशन मैंने बताई डॉर्सम ऑफ द रिस्ट एट द लेवल ऑफ स्केफॉइड ल्यूनेट लिगामेंट। अब इस साइड पे हमें पता है रेडियल साइड पे सबसे पहली बोन रिस्ट की कौन सी होती है, स्केफॉइड, देन ल्यूनेट। तो उसके ऊपर ही हमारे पास, उस लेवल के ऊपर हमें मिलती है एक छोटी सी सिस्ट। अगर इस लोकेशन के ऊपर हमें छोटी सी स्वेलिंग मिल रही है, पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है विद अ स्मॉल सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, अगर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें वो सिस्ट मिलती है। कंफर्म सिस्ट का क्राइटेरिया आपको पता है, एनेक्विक विद अ पोस्टीरियर एनहांसमेंट एंड रेगुलर मार्जिन। ठीक है, और फिर उस लेवल के ऊपर हमें मिली है सिस्ट। और फिर उसके बाद पेशेंट प्रेजेंट किस तरह कर रहा है, एक आता है फिम मैस, दैट इज एसिम्प्टोमेटिक। लार्जर मैसेज आर ऑफन पेन फ्री व्हाइल स्मॉलर लीजन्स टेंड टू कॉज सिम्टम्स। ठीक है, ये अब एक है कि रिस्ट के ऊपर या फिर हमारे बॉडी में कहीं पे भी अगर कोई छोटा सा मैस है ना, वो ज्यादा तकलीफ देता है एज कम्पेयर टू द। क्या हुआ है, ये किसका माइक है? किसका माइक? ठीक है, तो गैंग्लियन सिस्ट का जो प्रेजेंटेशन है उसमें पेशेंट प्रेजेंट विद द फिम मास, सॉफ्ट टिश्यू से उसका स्वेलिंग होगी डॉर्सम ऑफ द रिस्ट के ऊपर। ठीक, वो अगर हम अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म करेंगे दैट अगर उसकी लोकेशन एग्जैक्टली उस जगह पे है जिस जगह पे गैंग्लियन सिस्ट होती हैं, तो वह फिर हम रिपोर्ट करेंगे गैंग्लियन सिस्ट। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, सोनोग्राफिकली गैंग्लियंस हैव अ टिपिकल। किसका माइक ऑन हो रहा है? आप इरम अपना माइक बंद करो। इरम, अब आपका माइक नहीं ऑन होना चाहिए, वरना मैंने आपको क्लास से बाहर निकाल देना है। 2 दफा मैंने आपका माइक बंद किया है, सुन भी रहे हो कि नहीं, बस माइक ऑन कर देते हो। अच्छा, सिस्टिक अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए हमने बार बार मैं बता आप लोगों को ना एक बात इस तरह समझ नहीं आती। अच्छा, सिस्टिक अपीयरेंस हमारे पास सोनोग्राफी के लिए क्या होती है, वो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि वेल डिफाइंड उसके मार्जिन होते हैं, बिल्कुल एनेक्विक होती है, एको फ्री होती है, उसके अंदर कोई डेब्रीज या कोई हमें ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट नजर और फॉरेन बॉडी नजर नहीं आती है, बिल्कुल एनेक्विक होती है विद द पोस्टीरियर एनहांसमेंट। ठीक है, ये 3 लाइन हमेशा जो है ना, मैंने 3 पॉइंट्स हमेशा सिस्ट के लिए सुनने हैं आप लोगों से कि व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ अ सिंपल सिस्ट ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी, well defined margins, echo free with the posterior enhancement। ठीक है, तो गैंग्लियन पेशेंट किससे प्रेजेंट कर रहा है, विद द सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग ऑन द डॉर्सम ऑफ द रिस्ट। और अगर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें एक सिस्ट की अपीयरेंस मिलती है। सिस्ट के जो 3 क्राइटेरिया वो मिल रहे हैं, तो यू कैन कंफर्म दैट इज अ गैंग्लियन सिस्ट। पेशेंट को पेन नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास जो है ना वो कुछ ट्यूमर्स हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जो है ना नर्व ट्यूमर्स हैं। नर्व ट्यूमर्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं। हमें पता है नर्व का किस तरह वो अपीयरेंस होता है, नर्व की जो है नर्व कैसे बनती है, उसके अंदर शॉन सेल्स होते हैं। आपने देखिए ना नर्व सेल, नर्व का जो है ना किस तरह सेल होता है, एक बीच में डेंड्राइट्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, शॉन सेल्स जो पीछे उसकी टेल के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो अगर उसका ट्यूमर होता है तो वो बहुत कॉमन है, हमारे रिस्ट के ऊपर हमें शॉन सेल ट्यूमर मिलते हैं। वो किस तरह की अपीयर होती है, क्या होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। schwannoma जिसे कहते हैं, दैट इज द मोस्ट कॉमन। इट ओरिजिनेट विद इन द schwann cells of the nerve, are eccentrically located within the peripheral nerve. They are painless, equal in both sexes.
ठीक है। 30 to 60 ईयर्स में मोस्ट कॉमन है कि हमें एक ट्यूमर मिलेगा दैट विल बी ऑफ द शॉन सेल्स, ठीक है, जो नर्व ट्यूमर है मोस्ट कॉमनली फाउंड अलोंग द फ्लेक्सर सरफेस ऑफ द फोरआर्म और अ हैंड। अब हमें पता है फ्लेक्सर सरफेस कौन सी होती है, पामर साइड पे हमारे फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास ये सबसे पहले हम लोगों ने गैंग्लियन सिस्ट पढ़ी है, दैट विल अपीयर ऑन द डॉर्सम ऑफ द रिस्ट, जिस किस लेवल पे होती है, स्केफॉइड ल्यूनेट लेवल के ऊपर, ठीक है। और अगर हमें फ्लेक्सर साइड पे, पामर साइड पे, रिस्ट के अंदर वाली साइड पे अगर हमें कोई स्वेलिंग मिलती है, ठीक है, और वो उसका मैस अपीयरेंस हो रहा है, तो डेट माइट बी शॉनोमा, ठीक है, जो कि शॉन सेल्स का ट्यूमर है, ठीक, मोस्ट कॉमन फाउंड इन द फ्लेक्सर सरफेस ऑफ द फोरआर्म ऑफ द हैंड। सेकेंड हमारे पास है न्यूरोफाइब्रोमा। न्यूरोफाइब्रोमा अनदर टाइप ऑफ बिनाइन नर्व ट्यूमर, ठीक है। ये एज होती है 20 से 30 की एज में। न्यूरोफाइब्रोमास arises from within the nerve fasciculi and are inseparable from the normal nerve tissue, appearing centrally within the nerve. अब वो शॉन सेल्स एसेंट्रिकल होते हैं, ये थोड़े से सेंटर में होते हैं, ठीक है। दोनों वो शॉन सेल से राइज करते हैं, ये हमारे पास कहाँ पे होते हैं, फेसिकुलाई ऑफ द नर्व से, और दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम द नर्व टिश्यू, ठीक है। दो ट्यूमर्स हमने पढ़ लिए हैं, कौन से, नर्व के दो ट्यूमर्स हैं, एक शॉन सेल से राइज करते हैं दैट इज शॉनोमा, अदर इज द न्यूरोफाइब्रोमास दैट अराइज फ्रॉम द नर्व फेसिकुलाई एंड आर इनसेपरेबल फ्रॉम द नॉर्मल टिश्यू। दूसरा वाला इसेंट्रिकल होता है, दिस इज सेंट्रिकली लोकेटेड। Nerve tumors are typically well defined and hypoechoic on the ultrasound examination. We all know कि cyst जो है हमारे पास anechoic appearance देती है, but if we see an hypoechoic mass, जितने भी mass होते हैं वो हमारे पास hypoechoic appearance देते हैं, तो वो कोई ट्यूमर ही हो सकता है, कोई mass हो सकता है, और अगर उसकी लोकेशन और उसके जो हमने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं अगर वो कर रहे हैं तो कंफर्म ये वाला ट्यूमर हो जाएगा, ठीक है। बट उसकी जो हमारे पास अपीयरेंस होती है वो anechoic for the cyst and hypoechoic for the tumors. Then we have inflammation. जिस तरह हमने वहां पे इतने सारे टेंडन्स पढ़े हैं, ठीक है, कि फ्लेक्सर टेंडन्स गुजर रहे हैं, एक्सटेंसर्स टेंडन्स गुजर रहे हैं हमारे रिस्ट के ऊपर, तो अगर उस रिस्ट के ऊपर वहां पे साइनोवियल शीट भी है, जो जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, ठीक है, तो साइनोवियल फ्लूइड का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है ड्यू टू द टेंडन्स इन्फ्लेमेशन, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टीनोसाइनोवाइटिस। अब टीनो इज फॉर द टेंडन, साइनोवाइटिस साइनोवियल फ्लूइड एंड आइटिस इज द इन्फ्लेमेशन। नेम बता रहा है, टीनोसाइनोवाइटिस is the common indication for musculoskeletal ultrasound caused by the inflammation of the synovial lining of the tendon sheath. Synovial lining of the tendon sheath. Name बता रहा है inflammation of the synovial lining of the tendon sheath. बैक से पीछे की तरफ जाते जाओ। Itis is the inflammation. पीछे की तरफ आओ, synovial sheath of the tendon, ठीक है। मोस्ट ऑफन इडियोपैथिक, और ये हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर बड़ा कॉमनली नजर आ सकता है क्योंकि हमें पता है कि व्हाट आर द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑन अल्ट्रासाउंड। नंबर 1 हाइपरवेस्कुलराइज, ठीक है। नंबर 2 उसके अंदर हमारी वॉल जो है वो थिकेंड हो जाएगी, ठीक है, साइनोवियल लाइनिंग जो है वो हमें थिकेंड नजर आएगी, ठीक। ये तो कॉमन है तीनों साइनोवाइटिस के अंदर, हमें इसके अंदर मिलेगा। टीनोसाइनोवाइटिस के और अंडरलाइन कॉजेस क्या हो सकते हैं, ड्यू टू गाउट या इंफ्लेमेटरी इंफेक्शियस प्रोसेसेस या ट्रॉमा। ये 3 अदर कॉजेस हैं उसके टीनोसाइनोवाइटिस के। क्या इन्फ्लेमेशन के कॉज हो सकते हैं, गाउट हमें पता है यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ये जो उसके साइनोवियल शीट है टेंडन की, इस जगह पे उसका इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है। इंफ्लेमेटरी प्रोसेसेस या ट्रॉमा की वजह से भी उसका साइनोवियल शीट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। Sonographically, tendon sheet typically appear fluid filled with the tendon evident within. Fluid may be echo-free or some internal debris. Hypervascularized on Doppler in case of inflammatory processes. ये 3 points में inflammation के ultrasonographically बता सकती हूँ। एक thickened wall होता है, fluid होता है, तीसरा hypervascularized होता है, ठीक है। This is the image. अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन में देखते हैं रिस्ट को, तो ये अंदर छोटी छोटी सी हमें बोन्स नजर आ रही हैं, ठीक। कौन के हैं, ये कार्पल बोन्स है हमें, ठीक है। इसके अंदर डॉपलर नहीं है, ठीक। इसके ऊपर डॉपलर डाला हुआ है, तो ये आपको फ्लो नजर आ रहा है, दैट इज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, जो कि साइनोवियल शीट का इन्फ्लेमेशन है। इस तरह का हाइपरवैस्कुलराइज्ड फ्लो हमें नॉर्मली नजर नहीं आता, ठीक है। 2 पढ़ लिए हमने, पहले हमने सिस्टिक डिजीज पैथोलॉजी पढ़ लिया, दैट इज द गैंग्लियन।
cyst that appears on the dorsum of the wrist. सेकेंड हमने दो ट्यूमर्स पढ़े हैं, वो हमारे पास mass appearance देते हैं, hypoechoic वो हमारे फ्लेक्सर साइड पे होते हैं, और दो है, एक श्वानोमा, एक जो है न्यूरोफाइब्रोइड, ठीक है। और थर्ड हमारे पास इन्फ्लेमेशन है, दैट इज ऑफ द टेंडन्स जो कि वहां से पास कर रहे हैं, उनकी साइनोवियल शीट का जो साइनोवियल शीट है टेंडन की, उसका इन्फ्लेमेशन इज नोन एज टीनोसाइनोवाइटिस, ठीक है। वो उसके तीनों इन्फ्लेमेशन के वही साइन यहाँ पे पुट कर दो। इन्फ्लेमेशन के क्या साइन होते हैं अल्ट्रासोनोग्राफिकली? हाइपरवास्कुलराइज, सेकंड थिकेंड वॉल, एंड द थर्ड वन इज द फ्लूइड फिल, ठीक है। फ्लूइड हमें अराउंड मिलता है उस स्ट्रक्चर के, तो वो हम कह सकते हैं यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। अब एक डिजीज है जिसको कहते हैं डी क्लोरियंस डिजीज, ये बहुत कॉमन है रिस्ट के ऊपर। ये क्या है? दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इडियोपैथिक टीनोसाइनोवाइटिस। ये किसका टीनोसाइनोवाइटिस है टेंडन शीट का ही इन्फ्लेमेशन, लेकिन कौन से टेंडन को स्पेसिफिकली डी क्लोरियंस डिजीज कहते हैं, ठीक। इट इन्वॉल्व्स द फर्स्ट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। अब ये डोर्सल साइड पे है, ठीक, हमें पता चल गया। टेंडन शीट, जो साइनोवियल शीट ऑफ द टेंडन का इन्फ्लेमेशन है, कौन से टेंडन का? फर्स्ट कंपार्टमेंट जो हमने पढ़े थे, फर्स्ट कंपार्टमेंट जो हमारे पास है एक्सटेंसर्स साइड पे, वो उनका जो है अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उस डिजीज को हम कहते हैं डी क्लोरियंस डिजीज। और फर्स्ट कंपार्टमेंट में दो कौन कौन से टेंडन्स थे? नंबर वन वाज द एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड द एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस टेंडन, ठीक है। First extensor compartment is located near the radial styloid process. Styloid जो हमारे पास जो है उसका रेडियल टू ब्रेस्ट क्या कह सकते हैं, styloid process होता है बाहर की तरफ को, जो मैंने कोनी आपको दिखाया था रेडियल साइड पे, उस जगह पे फर्स्ट कंपार्टमेंट है। हमें पता है कि जो कंपार्टमेंट है वो स्टार्ट ही रेडियल से अल्नर साइड पे जा रहे हैं, तो फर्स्ट कंपार्टमेंट रेडियल साइड पे होगा। Therefore, patient complain of the pain along the radial side of the wrist, especially with the movement of the thumb. Swelling and tenderness मिलेगी 1 to 2 centimeter proximal to the radial styloid. Ultrasound examination is directed to the area of the patient complaint. The tendon sheet will demonstrate fluid which surround the normal appearing tendon at the level of first extensor compartment. ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए. What is the Corian disease? It is the inflammation of the synovial sheet of the tendons of the first compartment. First compartment involves that two tendons, ठीक है, abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis tendon, ठीक है, उनका इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है। ऑन अल्ट्रासाउंड हमें क्या मिलेगा? इन्फ्लेमेशन के वही तीनों साइन, हाइपरवास्कुलराइजेशन, फ्लूइड, एंड थर्ड इज द थिकेंड साइनोवियल वॉल. The sheet may also appear thickened and hypoechoic in the ecotexture. वही उसका जो मैं बता रही हूँ बार बार, 3 पॉइंट है इन्फ्लेमेशन के. पूरे अल्ट्रासाउंड में याद कर लो, सिस्ट का क्राइटेरिया वही रहेगा 3 पॉइंट, इन्फ्लेमेशन का वही अल्ट्रासोनोग्राफिकली रहेगा 3 पॉइंट, ठीक है। हर जगह की जहां पे इन्फ्लेमेशन होगी यही चीजें हमें मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, देन ट्रॉमा टू द टेंडन्स एंड लिगामेंट्स ऑफ द हैंड. अगर ट्रॉमा है, पेशेंट गिरा है या कोई चोट आया है, तो ट्रॉमा की वजह से उसके टेंडन या लिगामेंट रप्चर हो सकते हैं, तो वो हमें अल्ट्रासोनोग्राफिकली कैसे नजर आ सकते हैं और कौन सी चीज उसमें इन्वॉल्व होती है? नंबर 1, ट्रॉमा की वजह से एवल्जन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरियम टेंडन. यंग एथलीट्स या वॉलीबॉल जो खेलते हैं, आपको पता है वो हैंड का बहुत ज्यादा उसमें रोल प्ले करते हैं, वो हैंड्स के साथ वॉलीबॉल प्ले जो भी करते हैं, ठीक है. That undergo forced extension of the digit during maximum contraction of the profundus muscle may experience avulsion of the flexor digitorum profundus tendon. बस ये है कि इसके अंदर avulsion of the flexor digitorum tendon की वजह से जो है उसके अंदर जो है रप्चर हो सकता है उसके जो हमारे पास टेंडन है ये वाला, ठीक है. और ये स्पेसिफिकली इस स्पोर्ट्स के अंदर जो है ना, इसके इंजर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है. Avulsion of the tendon, the player is no longer able to flex because इसके अंदर कौन सा टेंडन इन्वॉल्व हो रहा है? फ्लेक्सर डिजिटोरम profundus टेंडन, फ्लेक्सर्स है. तो क्या होता है कि no longer able to flex their distal interphalangeal joint. अगर इस कंप्लेन के साथ पेशेंट आ रहा है, मैं MCQ इस तरह का भी दे सकती हूँ, patient complain with he or she cannot able to flex their distal interphalangeal joint, and वो किस वजह से हो सकता है? वो कोई avulsion of the flexor digitorum profundus tendon की वजह से होगा. It is important to identify the free end of the tendon in order to make the diagnosis of the avulsion.
हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड इज वेरी कैपेबल ऑफ मेकिंग डायग्नोसिस। हमें पता है कि जितनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी उतना अच्छा हम डायग्नोस कर सकते हैं किसी भी रप्चर को, किसी भी टीयर को, ठीक है। अच्छा, वंस डायग्नोज सर्जिकली रिपेयर इज नेसेसरी टू रीस्टोर फुल मूवमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम उसका कैसे ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज अगर डायग्नोज हो गया है क्या फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन का एवर्जन हुआ है ड्यू टू वॉलीबॉल, उस स्पेसिफिक एक मूवमेंट की वजह से वो जो है वो इंटरफेलेंजियल जॉइंट को वो मूव फ्लेक्स नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर फिर हम सर्जिकली रिपेयर करते हैं इसको। तो अगर इसको हाई रेजोल्यूशन प्रूफ के ऊपर वो डायग्नोज हो जाता है। The free end of the retracted tendon is identified by scanning transversely from the distal end of the digit towards the proximal end until a mass is identified representing free proximal end of the tendon. अब हमें पता है टेंडन की अटैचमेंट्स का, ठीक है। अगर हमें एक साइड से टेंडन अटैच नहीं मिलता, दैट इज द फ्री एंड, ठीक। और उसको हम कैसे स्कैन करते हैं, ट्रांसवर्सली प्रोब को मूव करते आते हैं जहां पे उसकी अटैचमेंट ऊपर टेंडन स्टार्ट हुआ है जहां से मसल्स के साथ, फिर उसकी आगे अटैचमेंट होती है किसी बोन के साथ, ठीक है। तो हम पूरे टेंडन को इसी तरह ट्रांसवर्सली प्रोब मूव करते 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 उसके जहां पे उसने ज्वाइन करना है बोन के साथ वहां तक लेके आते हैं प्रोब को। लेकिन अगर हमें फ्री एंड मिलता है तो दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट, दैट विल रिप्रेजेंट जो हमारे टेंडन का जो है फ्री एंड रिट्रैक्टेड टेंडन है। और इसका कैसे करते हैं, टुवर्ड्स द प्रॉक्सिमल एंड तक लेके गए हैं, मैस हमें वहां पे नजर आया, दैट मैस इज द टेंडन जो कि फ्रीली हमें नजर आ रहा है, दैट इज नॉट अटैच्ड टू द बोन, ठीक है, वो मैस अपीयरेंस देता है। सेकंड कॉमन इंजरी ऑफ द हैंड इज द एवर्जन ऑफ द अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ गया यूसीएल अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, अल्नर साइड पे होगा, अगर वो वहां से डिस्पैच हो गया है, डिसलोकेट हो गया है, तो वो क्या इंजरी कॉज करता है, वो किस में होता है। दिस इंजरी ऑफन अकर्स व्हाइल स्काइंग एंड कॉज्ड बाय फॉलिंग विद द स्काई पोल इन द हैंड, जो मैंने आज एमसीक्यू भी दिया था। उसके अंदर क्या होता है आपने देखा होगा, जो स्कायर्स होते हैं जो स्काइंग करते हैं, जो किस तरह उन्होंने हाथ में वो जो पकड़े होते हैं जिससे वो आइस के ऊपर वो मूव करते हैं। अगर उसके अंदर आपको पता है कि उसके अंदर हैंड की मूवमेंट भी बहुत होती है और नी की मूवमेंट भी बहुत होती है, कभी वो नेविगेट करते हैं राइट, कभी लेफ्ट, कभी राइट, इसी तरह वो हैंड की मूव, तो इनके अंदर चांसेस होते हैं इंजरी के कि वो अल्नर कोलैटरल लिगामेंट जो है वो उसका एवर्जन है, ठीक है। तो already abducted thumb becomes hyperabducted eversion in insertion of the ulnar collateral ligament from its proximal phalangeal insertion, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, स्टीनर लीजन क्या होता है, इट्स एन इवर्जन ऑफ द अल्नर कोलैटरल लिगामेंट ऑफ द थंब। हम बार बार कह रहे हैं कि इस इवर्जन ऑफ द अल्नर कोलैटरल लिगामेंट है किन्ने होता है, जिसके अंदर ये मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, एबडक्शन जो कि थंब की बहुत हो रही है, रेपिटेटिव मूवमेंट है, तो इस लीजन को हम लोग स्टीनर लीजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट जो है वो उसका एवर्जन हो जाता है विद डिस्प्लेसमेंट आउटसाइड द एडक्टर एपोन्यूरोसिस टू रेफर टू एज द स्टीनर लीजन, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट बस याद करने वाला है, eversion of the ulnar collateral ligament is the Steiner lesion and that is due to the displacement of the ulnar collateral ligament. फ्रैक्चर ऑफ द स्केफॉइड बोन वेरी कॉमन, जब भी हम लोगों का फ्रैक्चर होता है रिस्ट के ऊपर तो स्केफॉइड बोन ज्यादातर फ्रैक्चर होती है। इन द इवेंट ऑफ ब्लो टू द रिस्ट या फॉलिंग ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड द स्केफॉइड टेक्स मोस्ट ऑफ द फोर्स, तो इसके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा हैं। The fractured scaphoid is more common in the younger population. The scaphoid has a unique blood supply which runs distal to the proximal. उस साइड पे हमारे पास कौन सी वेसल है, स्केफॉइड वाली साइड पे आपने पढ़ा था वो स्नफ बॉक्स भी होता है, स्नफ बॉक्स से स्नफ बॉक्स इस साइड पे रेडियल साइड पे है, तो उधर हमारे पास कौन सी आर्टरी गुजरी है, वहां पे रेडियल आर्टरी गुजरी है, तो उसका ब्लड सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि क्या होता है कि फ्रैक्चर की वजह से हम उस आर्टरी को भी डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ फिर हम लोग एक मैंने केस देखा था, क्या होता है कि एक पेशेंट को था बहुत टाइम से ना उसको बैंडेज इतनी जोर से की हुई थी कि उसका ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक गया था रेडियल, तो उसका हाथ जो था वो पूरा नीला होना शुरू हो गया था। तो एक बच्चा था चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसका ना हाथ काटना पड़ेगा बिकॉज नो ब्लड सप्लाई फाउंड इन हिज हैंड, वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ब्लू हो गया था, हमें कोई उसके अंदर फ्लो नजर नहीं आ रहा था, उसका वहां पे खत्म हो गया था। तो उन दिनों वहां पे एक नई मशीन आई थी, तो उसके अंदर जो मैंने आपको बताया था, जो हाई रेजोल्यूशन जो डॉपलर स्कैन दिखाता है, बिल्कुल छोटी से छोटी वेसल्स भी
वो हमारे पास डॉपलर के बाद पावर डॉपलर था, पावर डॉपलर के बाद एसएम आया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज सुपर माइक्रोवेस्कुलर इमेजिंग, जो छोटी से छोटी वेसल का भी फ्लो दिखा देता है। तो वो उन्हीं दिनों नया आया था, तो उससे ऐसे ही हम पेशेंट का कहते हैं ना, हाथ काटने से पहले उन्होंने कहा कि चलो स्कैन करके देखते हैं, वैसे तो फ्लो बिल्कुल जीरो है, कहीं पे भी नहीं है। तो उन्होंने दिखाया तो बिल्कुल छोटा सा वेसल हमें मिला था, और वो इतना छोटा था, उसके अंदर फ्लो के हमें बिल्कुल और किसी पे तो डिटेक्ट होना ही नहीं था, बिल्कुल माइनर सा था। तो वो फिर हम उसके था बिल्कुल के उससे फिर ये डायग्नोज हुआ था कि उसका फ्लो है, लेकिन बहुत थोड़ा सा, विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर वो उसने फ्लो जो था वो ठीक हुआ था उसका, और उसका हाथ बच गया था कटने से। ठीक है, तो क्या होता है कि ब्लड सप्लाई हमारी मेजर रेडियल आर्टरी है, तो अगर उसका रप्चर हो जाता है तो वो पता है उसका पूरी ब्लड सप्लाई रुक सकती है। तो स्केफॉइड बोन जो है, एक तो रप्चर बहुत कॉमनली होती है, फ्रैक्चर उसके, और जो हमारा ब्लड सप्लाई है उस साइड पे हमें पता है रेडियल आर्टरी पड़ी हुई है, तो उसके रप्चर होने के बहुत चांसेस होते हैं। The fracture of the scaphoid can disrupt the blood supply to the proximal portion. This is an emergency, जो कि मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। The main clinical sign of the scaphoid fracture is that tenderness in the anatomical snuff box. We know snuff box हमारा इसी साइड पे पड़ा हुआ है, scaphoid bone के बिल्कुल साथ ही, ठीक है। और वहां पे ब्लड सप्लाई भी हमें पता है, वहीं से उसकी कौन सी रेडियल आर्टरी गुजरी होती है स्नफ बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो द मेन क्लिनिकल साइन क्या है फ्रैक्चर का? टेंडरनेस इन द anatomical snuff box. Failure to revascularize the scaphoid can lead to avascular necrosis and future arthritis for the patient, जो कि मैं अभी एक एग्जांपल दे चुकी हूँ कि अगर उसके अंदर जो है वेसल के अंदर फ्लो खत्म हो जाता है तो that can lead to avascular necrosis. अच्छा, फिर हमारे पास आ गया है एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द ल्यूनेट। फ्रैक्चर्स के अंदर ये क्या होता है कि जब भी पेशेंट जो है वो कभी गिरता है रिस्ट के ऊपर, ठीक है, उसका सारा, तो एक तो स्केफॉइड जो है फ्रैक्चर होता है, ठीक, उसका फ्रैक्चर होता है, और ल्यूनेट जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, आगे की तरफ को डिस्लोकेट हो जाता है। दिस कैन अकर बाय फॉलिंग ऑन आवर डॉर्सिफ्लेक्स्ड रिस्ट. The lunate is forced anteriorly and compresses the carpal tunnel, causes the symptoms of the carpal tunnel syndrome, जो कि हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, पेशेंट गिरा, उसकी स्केफॉइड फ्रैक्चर हो गई, साथ ही ल्यूनेट आगे की तरफ को डिसलोकेट हो गया। डिसलोकेशन की वजह से हमें पता है उस साइड पे एक नर्व है कार्पल टनल में, मीडियन नर्व, उसके ऊपर कंप्रेशन आया है, तो दैट विल लीड्स टुवर्ड्स द कार्पल टनल सिंड्रोम, जो कि हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है कि अगर किसी मीडियन नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ गया तो वो हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम उसको कहते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू द डिसलोकेशन ऑफ द ल्यूनेट दैट विल कॉज कार्पल टनल सिंड्रोम. This manifests clinically as a paresthesia in the sensory distribution of the median nerve and weakness of the thenar muscles. हमें पता है कि जब भी नर्व को हम लोग क्या कहते हैं, नर्व की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी सेंसेशंस खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो मीडियन नर्व का भी जो भी रोल होगा तो उसकी सेंसरी जितनी भी सेंसेस हैं, जितनी सेंसेशंस हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म हो जाएंगी अगर मीडियन नर्व के ऊपर उसकी कंप्रेशन है। आगे नर्व जिस मसल्स को टेंडन्स को सप्लाई कर रहा होता है उनमें वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो समटाइम्स होता है ना हमें कभी के हम लोग पेशेंट जो है, पेशेंट क्या कह रही हूँ, हमें भी समटाइम्स ऐसे फील होता है कि हम सो के उठते हैं सुबह तो हमारे हाथों में जो है बहुत ज्यादा वो ऐसे लग रहा होता है कि वीकनेस हो रही है, या उस एक स्पेसिफिक साइड के ऊपर हमें लग रहा होता है जैसे कि सुइयां चुभ रही हैं हाथों के ऊपर, या वीकनेस सी फील हो रही है, ठीक है, नमनेस सी फील हो रही है, ठीक है। तो वो बेसिकली इस तरह की जो सेंसेशंस होती हैं वो नर्व की कंप्रेशन की वजह से होती है। तो हम लोग कभी होता है कि रात को उस साइड पे ज्यादा सो गए हैं तो हमारी वो नर्व कंप्रेस हो गई है, तो जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। अगर तो हमारे पास मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही है तो हैंड्स के अंदर भी वीकनेस, और उसके जो फिंगर्स हैं वो ऐसे हमें जो है उनमें नमनेस सी फील होगी, सेंसेशंस कम फील होंगी, दैट इज ड्यू टू द मीडियन नर्व कंप्रेशन। और उस मीडियन नर्व कंप्रेशन किसी वजह से भी हो सकता है, अब ये फ्रैक्चर गिरा पेशेंट, उसके वजह से उसके ल्यूनेट बोन डिस्प्लेस हुई है और उसने कंप्रेशन मीडियन नर्व के ऊपर दिया। The lunate can also undergo avascular necrosis, so immediate clinical attention to the fracture is needed, ठीक है। तो वो फ्रैक्चर, ये ल्यूनेट भी जो है वो साथ ही हमारी रेडियल आर्टरी पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर भी जो है कंप्रेशन आर्टरी के ऊपर भी देने की वजह से उसको एवेस्कुलराइज कर सकता है, उसमें फ्लो कम हो सकता है, ठीक है। आर्टरी के ऊपर बहुत देर तक कंप्रेशन पड़ा रहे तो आपको पता ही है कि उसके अंदर फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। तो दीज वर द पैथोलॉजीज जो कि हमें रिस्ट के ऊपर अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए नजर आती हैं, ठीक है। इजी सा था, इसकी पैथोलॉजी 4-5 हैं, तो
इसके बाद हम इसका अल्ट्रासोनोग्राफी इसकी टेक्निक पढ़ेंगे, रिस्क की कौन कौन सी डिजीज जो है वो हमें किस तरह नजर आएगी और किस तरह हमने अपनी प्रोब रखनी है और पेशेंट की क्या पोजीशनिंग है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? ठीक है, क्लास एंड हो गई है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ठीक है मैम, लेक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो क्विज का मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। क्विज बेटा दोबारा नहीं होगा। जो था मैंने आपको बल्कि आपको 40 सेकंड बोला था, लेकिन फिर भी मैंने आपका टाइम इसी वजह से कि बच्चों को नेट इशू, मैंने लास्ट एक क्लास में मेमो की क्लास में बच्चों को काफी इशू आए थे कि कम टाइम की वजह से हमारे पास, लेकिन फिर मैंने टाइम बढ़ा दिया और 1 मिनट जो है ना वो बहुत 55 सेकंड बहुत इनफ थे। इवन के जो है ना जो ये जो होते हैं मैथ के क्वेश्चन है, मेरा भांजा वो कल बता रहा था कि उनको बोर्ड के क्वेश्चन जो है वो उनको 55 सेकंड्स देते हैं और वो मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं उन्होंने ऑनलाइन। ठीक है, ये तो बिल्कुल वन लाइन क्वेश्चन, वन भी नहीं, आधे आधे, व्हाट इज एनिसोट्रॉपी, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इजी से सीधे सीधे मैंने आपको एमसीक्यूज दिए हुए थे और उसमें भी प्रॉब्लम हुई है आप लोगों को। अब इस पे तो मैं नहीं अब कुछ कर सकती बिकॉज जो है अब है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट के लिए तैयारी करना। अब जो है जी मैम एलएमएस मैम हैंग दो मैम तीन जो दफा, आप उससे भी तो हमारे यस टाइम मैम, वेस्ट हुए एलएमएस ना। हैंग हो रहा था, बार बार लॉग आउट कर लॉग इन करना पड़ रहा था। यही इशू मैम मैं बता रहा हूँ कि बार बार मैंने 2 दफा खुद उनको नेट का इशू हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया था कि मैम हर नेट का इशू नहीं है, एलएमएस मैम मैम अगर पेपर इंटरनेट हमारा इशू पेपर होता तो नेट फिर का इशू दोनों नहीं का होता होता है, ना। एलएमएस की साइट हैंग हो जाती है। अब मेरा क्विज अच्छा हुआ है, मैं ये नहीं कह रही कि आप दोबारा लेकिन हैंग हुआ था, क्योंकि जब मैंने किया था ना मेरे पास 14 मिनट शो हो रहे थे, लेकिन जब हैंग हुआ और मैंने दोबारा रीलोड करती गई तो डायरेक्ट 9 मिनट में जाके मेरा क्विज खुला है। कि मुझे बीच में लग रहा था बस मेरा क्विज अब गया, क्योंकि हैंग हो रहा था, इवन तो मेरा इस वक्त इंटरनेट बहुत सही चल रहा है। मैम इसी वजह से मेरे भी ऐसे हो सकता है, नेट की वजह से कभी हैंग हो सकता है। मैम हमारा इंटरनेट बिल्कुल ठीक था लेकिन एलएमएस हैंग हो रहा था। मैम अगर इंटरनेट का इशू होता तो फिर एक दो बच्चों का होता ना, एलएमएस में काफी बच्चों का मतलब इस वजह से टाइम कम लगा है क्योंकि वो बार बार हैंग हो रहा था। अब एलएमएस में तो हमारी गलती नहीं है ना। तो इसमें मेरी भी गलती नहीं है बेटा, मैंने आपको टाइम इसीलिए ज्यादा दिया था कि अगर नहीं मैम, हम ये नहीं कह बार रहे बार कि आप देख लो। गलती, लेकिन मैम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमारा जो ये क्विज है वो गूगल फॉर्म पे होता बेटा ना दोबारा नहीं हो सकता, तो एक टॉपिक है उसमें क्या मैं बार बार उसका टेस्ट लूं? एक नी का तो टॉपिक था सिर्फ, ठीक है, एक बेसिक सी नहीं चीजें मैम, आप कोई और टॉपिक पे जो आगे फर्दर पढ़ाएंगी कोई वो भी कर आप लूं। टॉपिक अब वो ले लें, नेक्स्ट एक और होगा। क्विज ले लें, दोनों में से एक बेस्ट चूज कर लें। नहीं बेटा बार बार नहीं मैं ले रही हूँ इसके ऊपर, अब ये हो गया, पहले भी इसी तरह के बहुत से मसले होते थे, मैंने टाइम बढ़ाया इसी वजह से कि आप लोग दोबारा से इसको रीड, उसका टाइम कम हुआ ना, लेकिन इतने छोटे थे कि वो 9 मिनट में भी कंप्लीट कर सकती थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी का जो है वो इस तरह का मसला हुआ कि बिल्कुल ही खुला ही नहीं मैम है। आप नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में से दोबारा ले लेना क्विज। तो अब आपका मैम बाकी टीचर्स ने भी दो दो कोई और तीन तीन टॉपिक रख ले क्विज मैम, कोई और जो मिड्स के लिए तैयारी करो, इसका तो जो हो गया सो हो गया, मिड्स आपके बिल्कुल सर पे हैं, तो अब मिड्स के लिए तैयारी करो। 7 से शायद आपके मिड स्टार्ट हो रहे हैं, सिर्फ 6-7 दिन, मतलब आज क्या 29 है, 7-8 से मिड्स हैं, तो हमने इसके तो देनी है, तो अब आप मिड्स की तैयारी करो, नेक्स्ट यही है। ठीक है, मैंने जो ऑन कैंपस होंगी ऑनलाइन होंगी। वो अब यूनिवर्सिटी शायद 7 से खुल रही है, अब ये अभी तक फिर भी कंफर्म नहीं है, अगर तो खुल जाती है तो ऑन कैंपस होगा ऑब्वियसली, अगर नहीं खुलती है टाइम तो फिर इसी तरह ही नेट पे ही होगा। मैम मिर्च का सिलेबस क्या होगा? वो मैं बता दूंगी आपको जब भी एमएड होगा, उससे पहले कि कौन कौन से जितना हम पढ़ चुके होंगे उसका बता दूंगी मैं। ठीक है, वो शायद आपका मिड एससीक्यूज टाइप हो। और अब जो है ना अब इस लेक्चर के बाद से नेक्स्ट वीक में आपने जो भी नी का जो अब तक का पढ़ लिया होगा ना, उसका जो है ना नी तो आपने तैयारी कर ली है, और रिस्ट ही उसके बाद हमने 2 ही टॉपिक पढ़े हैं, एक उसकी एनाटमी और पैथोलॉजी। तो जो है ना क्लास पार्टिसिपेशन के लिए रेडी रहना। ठीक है, तो वो मैं क्लास पार्टिसिपेशन की एक दो क्वेश्चंस आप लोगों से क्लास में पूछूंगी और साथ साथ आपके मार्क्स लगाऊंगी। ठीक है,
तो वो कभी भी हो सकते हैं, वो एंड ऑफ द सेमेस्टर तक भी चल सकते हैं। किसी बच्चे को कभी भी मैं क्वेश्चन किसी का भी क्लास में 3-4 का पूछूंगी हर क्लास में, ठीक है। तो वो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। ओके फिर टेक केयर, अल्लाह हाफिज।